तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड्स। या दोस्तों, आज हम डिटेल में जानेंगे कि भाई गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड में गोल्ड का कुछ लेना देना था ही नहीं। अब ये क्या था, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत शॉर्ट वीडियो है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि जो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड था वो एक मॉडर्न वर्जन था गोल्ड स्टैंडर्ड का। और ये फोर्स में कब आया, मतलब इसको लागू कब किया गया, जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एस्टैब्लिश हुआ और इसको लागू किया गया 1946 में। ठीक है, इट केम इनटू फोर्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन द ईयर 1946। ठीक है, इस स्टैंडर्ड में क्या था कि जितने भी मेंबर कंट्री थे, किसके मेंबर कंट्री, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर कंट्री थे, ठीक है, उन्हें डिफाइन करना था अपने देश की करेंसी की पार वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एक्सचेंज रेट, ताकि वो एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर सकें, तय कर सकें। ठीक है, under this standard every member country has to define the par value of its currency in the terms of gold in order to determine the exchange rate। ठीक है, आगे कहा जा रहा है कि जो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड था उसका जो मेन एम था वो एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था बिना किसी इंटरफेरेंस ऑफ डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम ऑफ मेंबर कंट्रीज। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर जितने भी मेंबर कंट्रीज थे सबका अपना अपना अलग मॉनेटरी सिस्टम था। तो जो गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड आया उसका मेन एम ये था एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करना बिना किसी देश के इंटरनल या डोमेस्टिक मॉनेटरी सिस्टम को इफेक्ट किए या इंटरफेयर किए हुए। ठीक है, अब बात करेंगे फीचर्स के बारे में। तो जो बेसिक फीचर्स है गोल्ड पैरिटी स्टैंडर्ड का, उसमें सबसे पहला है कि कोई लिंक नहीं था गोल्ड के साथ। इन्होंने बोला कि ये जो स्टैंडर्ड था इसमें गोल्ड ना ही कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा था, ना ही मेजर ऑफ वैल्यू की तरह काम कर रहा था। ठीक है, और जो डोमेस्टिक करेंसी होती थी मेंबर नेशंस की, हर एक देश की, उसमें पेपर मनी आता था, मतलब गोल्ड नहीं था, और टोकन कॉइन्स आता था, मतलब गोल्ड नहीं था। टोकन कॉइन्स का मतलब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है, और जो कि चीपर मेटल से बनता था, क्योंकि गोल्ड एक लग्जरी आइटम है, बहुत एक्सपेंसिव मेटल है। आगे इन्होंने बोला कि जो डोमेस्टिक करेंसी है वो कन्वर्ट नहीं की जा सकती थी, इनकन्वर्टेबल। किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, गोल्ड कॉइन्स में, गोल्ड बार्स या गोल्ड बुलियन कह सकते हैं, या फॉरेन करेंसी में। तो कोई लिंक नहीं था गोल्ड के साथ आपके देश की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसका। ना आप अपने देश की डोमेस्टिक करेंसी जो कि पेपर मनी या टोकन कॉइन से बनी है उसे आप गोल्ड से कन्वर्ट करा सकते थे, ना ही आप गोल्ड बार से कन्वर्ट करा सकते थे, ना ही फॉरेन एक्सचेंज में आप फॉरेन करेंसी से उसे कन्वर्ट करवा सकते थे, मतलब कुछ नहीं कर सकते थे। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि पार वैल्यू ऑफ मनी। पार मतलब इक्वल, जैसे हमने बोला ना गोल्ड पैरिटी थियरी, तो पैरिटी का पहले पार ही तो है। तो इन्होंने क्या बोला कि पार वैल्यू ऑफ मनी, तो जितने भी मेंबर कंट्रीज थे उन्हें अपने देश की करेंसी की पार वैल्यू को गोल्ड के टर्म में बताना था। मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड में इंडिया का कितना रुपए है आप बताइए, थोड़ा अमेरिका का कितना डॉलर है आप बताइए। तो हर एक देश की जो करेंसी की पार वैल्यू थी उसे गोल्ड के टर्म्स में बताना था, और जो पार वैल्यू थी अलग अलग करेंसीज की उसे फर्दर डिटरमाइन किया गया एक्सचेंज रेट, ताकि फॉरेन ट्रांजेक्शन्स किया जा सके। ठीक है, इसी के बेसिस के ऊपर तो ये चीज तय हुई कि $1 आज 80 रुपए के बराबर है। इसके पीछे बहुत सारी थियरीज है, लेकिन आप ऐसे समझिएगा कि भाई डॉलर की भी पार वैल्यू हमने गोल्ड में देखी, इंडिया की करेंसी की भी पार वैल्यू देखी, उसके बाद हमने जो भी वैल्यू है उसमें इन दोनों देशों की करेंसी की वैल्यू को तय किया ताकि फॉरेन ट्रांजेक्शन किया जा सके। थर्ड वन इज एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो स्टैंडर्ड है ये अलाउ करता है रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बढ़ाना और घटाने में मदद करता है, क्योंकि जो मेंबर नेशंस हैं वो अपने पार वैल्यू को ऑल्टर कर सकते हैं ऑफ देयर करेंसीज अंडर द रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रेगुलेशन के अंतर्गत जो भी मेंबर नेशंस हैं वो अपने देश की करेंसी की पार वैल्यू को ऑल्टर कर सकते हैं। इसीलिए हमारे देश की करेंसी बढ़ सकती है, घट सकती है, क्योंकि हम लोग भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मेंबर हैं। चौथा फीचर है प्रोविजन ऑफ लोन्स। इन्होंने बोला इस सिस्टम में क्या था कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड था वो लोन प्रोवाइड करता था फॉरेन करेंसीज में अपने मेंबर कंट्रीज को,
टू इंश्योर द स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लाया जा सके, ठीक है। और लास्ट में कहा जा रहा है अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ता चला जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट आप कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ रहे हैं। आपने 500 रुपए लिया, 400 रुपए वापस कर दिया, तो 100 रुपए अभी बैलेंस है, ठीक है। ये 100 रुपए भी आप वापस कर दीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। तो दिस इज 100 रुपीज इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो हमने लिया था उसका 100 रुपए बैलेंस है, अभी बकाया है, ठीक है। इस बकाये पैसे को पूरा करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आपको लोन देता है, ताकि आप अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल कर सकें। लास्ट में कह रहे हैं इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड में क्या था, जितने भी मेंबर नेशंस थे वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी को अपने डोमेस्टिक अफेयर के लिए फॉलो कर सकते थे, बना सकते थे और उसे रेगुलेट कर सकते थे। जो मॉनेटरी पॉलिसी थी एक देश की, उसका कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक नहीं था विद द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है गोल्ड पैरिटी थ्योरी के ऊपर ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा होगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। और अगर आपने वीडियो यहां तक देखा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।